Hello students, in this video we'll be talking of some important protocols or conventions related to climate change. So हम इसमें बात करेंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की, पेरिस एग्रीमेंट की और BRS कन्वेंशंस की. BRS जो है वो इन तीन कन्वेंशंस को के लिए बोला गया है, बसेल, रॉटरडम एंड स्टॉकहोम. इन तीनों कन्वेंशंस को मिला के BRS कन्वेंशन बोला गया. अब इन तीनों की ही कुछ खास बात है. जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, इसकी अपनी एक किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बनाया गया और फिर उसके बाद उसके रिव्यूज वगैरह हुए हैं हर साल. सिमिलरली पेरिस एग्रीमेंट इज फॉर वन पर्टिकुलर काइंड ऑफ इशू and then BRS conventions deals with some particular kind of subject. So let's see what they are. सबसे पहले मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की अगर हम बात करें तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू सब्सटेंसेस दैट डिप्लीट्स द ओजोन लेयर. यानी हम ओजोन लेयर डिप्लीशन की बात कर रहे हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में. एनवायरनमेंट को हार्म करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे CO2 बहुत सारी एनवायरनमेंट में छोड़ दी, या क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो ओजोन डिप्लीट करते हैं वो छोड़ दिए, या केमिकल hazardous chemicals हैं, एंड देयर आर मेनी मोर. सो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल उन सब में से सिर्फ एक चीज की बात कर रहा है, वो बात कर रहा है ओजोन डिप्लीशन की. वो जो केमिकल्स जिनसे ओजोन लेयर का डिप्लीशन होता है वो बात मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में चल रही है. सो इसमें ये हुआ कि ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसमें फेजिंग आउट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ओजोन डिप्लीशन के लिए जो सब्सटेंसेस रिस्पॉन्सिबल है उनको फेज आउट करके धीरे धीरे प्रोडक्शन उनका बंद करना है. So it was open for signature on 16 September 1987 and it came into force in 1989. इसके कुछ salient features हम देख लेते हैं. The first meeting was held in Helsinki in 1989 and then so many of them 2016. It was agreed that if international agreement is strictly adhered to, ozone layer would recover by 2005. जब ये 1987 में ओपन किया था और इसकी फ्रेमवर्क तैयार किया, उस समय ये माना गया कि अगर इसको प्रॉपरली स्ट्रिक्टली हम फॉलो करते हैं तो 2005 तक ओजोन लेयर को हम हील कर पाएंगे. और इसमें यह था कि CFC जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ओजोन लेयर को डिप्लीशन के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, वो 50% उनका प्रोडक्शन हम बंद कर देंगे 98 तक एंड देन 85% प्रोडक्शन बंद कर देंगे 2016 तक. सो ये एक खास बात और भी थी कि ये पहली इंटरनेशनल ट्रीटी थी जिसपे सारे मेंबर कंट्रीज जो 196 हैं उन्होंने साइन इस पे किए थे. अभी रिसेंटली रिकॉर्ड हुआ है कि ओजोन होल, नॉर्थ पोल पे जो ओजोन होल था, इट हैज बीन हील्ड और ये प्रोसेस एक्सेलरेट हुआ है ड्यू टू लॉकडाउन पीरियड ड्यू टू कोविड-19. अब इसमें एक बात थी कि अगर स्ट्रिक्टली हम इसको फॉलो करते हैं तो ये 2005 तक हील हो जाना चाहिए था, बट यू सी 15 साल लेट वी आर टॉकिंग नाउ ऑफ 2020. आज हम 2020 में इसकी बात कर रहे हैं. देन कम टू पेरिस एग्रीमेंट. पेरिस एग्रीमेंट UN स्पॉन्सर्ड पैक्ट था. किस काम के लिए था? टू ब्रिंग वर्ल्ड कंट्रीज टुगेदर टू फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज. तो क्लाइमेट चेंज में तो सभी आ रहे हैं, तो फिर इसमें क्या खास बात थी? इसकी खास बात हम पढ़ते हैं. ये था कि हम ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर को नहीं बढ़ने देंगे 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा. 2 डिग्री सेल्सियस कब से, क्या पैमाना है, क्या बेस ईयर है? ये बेस ईयर है 1850 से 1900 तक का एवरेज टेम्परेचर निकाल लिया और इससे मैक्सिमम हम 2 डिग्री सेल्सियस तक ही बढ़ने देंगे, ऐसा इस एग्रीमेंट के अंतर्गत तय किया गया. तो इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? पेरिस एग्रीमेंट में हम बात कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की, बिकॉज हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं. दैट मीन्स वी आर टॉकिंग ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, वी आर टॉकिंग ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस. सो participating countries in Paris Pact on 2015 to adopt green energy sources
कट, ये देखिए यहाँ आ गया, ग्रीन हाउस गैस एमिशन कट करने के लिए और टेम्परेचर, ग्लोबल टेम्परेचर राइज को लिमिट करने के लिए। इसमें क्या करना था, हर कंट्री को अपना एक इंडिविजुअल प्लान बनाना था, नेशनली डिटर्मिन्ड कंट्रीब्यूशन, कितना कंट्रीब्यूट करेगी, किस प्रकार कंट्रीब्यूट करेगी पर्टिकुलर कंट्री ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस को कम करने के लिए और ग्लोबल टेम्परेचर राइज को रोकने के लिए। 55% जो वर्ल्ड का ग्लोबल एमिशन है उसको कवर करने वाली कंट्रीज ने इसको रेटिफाई कर दिया 2016 में, और 2017 तक सारे जो 196 नेगोशिएटिंग कंट्रीज हैं उसमें से 147 ने इसको रेटिफाई कर दिया है। अब हम बात करते हैं बसेल, रोटरडैम एंड स्टॉकहोम कन्वेंशन की। तो ये जो कन्वेंशन है इसका ऑब्जेक्टिव है, इन तीनों का ऑब्जेक्टिव है प्रोटेक्टिंग ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट फ्रॉम हजार्डस केमिकल्स एंड वेस्ट, ये इसका एम है। तो बसेल जो बीआरएस कन्वेंशन है उसका एम है हजार्डस केमिकल एंड वेस्ट से एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना। अब इसमें जो बसेल कन्वेंशन है वो किस पे काम करता है, वो ये अडॉप्ट किया 1989 में, और ये काम कर रहा है टॉक्सिक वेस्ट इंपोर्टेड फ्रॉम अब्रॉड। देखिए 1980 में अफ्रीका में बहुत ज्यादा प्रदर्शन हुआ किस पे, टॉक्सिक वेस्ट इंपोर्टेड फ्रॉम अब्रॉड। जो डेवलप कंट्रीज थी वो अपना टॉक्सिक वेस्ट अफ्रीका के किनारों पे और अफ्रीका में ले जाके डंप कर रही थी। सो अफ्रीकन पीपल then outcried against this act of developed nations, and then in 1989 this Basel Convention was framed. तो ये कन्वेंशन क्या कवर करता है, हजार्डस वेस्ट के साथ साथ एक्सप्लोजिव, इन्फ्लेमेबल, पॉइजनस, इन्फेक्शियस, इस तरह के वेस्ट को भी ये कवर करता है। इसके फीचर ये हैं कि ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट पे रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है, और अगर इनको डिस्पोज ऑफ भी करना है तो एनवायरमेंटली साउंड मैनेजमेंट सिस्टम यूज करना पड़ेगा इनको डिस्पोज ऑफ करने के लिए। सेकंड आता है रोटरडम कन्वेंशन। इसमें क्या हुआ था, इसमें हुआ है इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ सर्टेन हजार्डस केमिकल्स। यहाँ बात हो रही थी वेस्ट की जो कि डंप किया जा रहा था जबरदस्ती दूसरों के एरिया में जाके, और यहाँ बात हो रही है इंपोर्ट एक्सपोर्ट की। दैट मीन्स विलिंग है लोग इंपोर्ट करने के लिए। किस चीज को इंपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ इंपोर्ट कर रहे हैं हजार्डस केमिकल्स। इसके क्या फीचर्स है, इसके फीचर ये है कि प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट, जो पार्टी विलिंग है, जो विश कर रही है कि भाई मैं इंपोर्ट करना चाहते हैं ये पर्टिकुलर हजार्डस केमिकल, तो उसको पहले कंसेंट देना पड़ेगा कि यस आई एम विलिंग टू इंपोर्ट इट, then only that particular chemical can be exported. So Annex 3 में ये इस तरह के सारे chemicals की लिस्ट बनाई हुई है। टोटल 47 केमिकल्स हैं जिसमें से 33 पेस्टिसाइड्स हैं और 14 इंडस्ट्रियल केमिकल्स हैं which are subjected to prior consent, prior informed consent of the parties, and it was ratified by India in 2005. Then come to Stockholm Convention. Stockholm Convention भी hazardous chemicals की बात कर रहा है, पर ये अलग तरह के केमिकल हैं। It's a class of chemicals known as persistent organic pollutants, POPs. ये क्या होते हैं, ये होते हैं they remain intact in environment for long periods, become widely distributed geographically, long range transport है इनका, accumulate in the fatty tissue of humans and wildlife and has harmful impact on human health. जैसे प्लास्टिक लंबे समय तक एनवायरनमेंट में बना रहता है और नुकसान पहुंचाता रहता है। इसी तरह के persistent organic pollutants और भी बहुत सारे इस तरह के pollutants हैं जो कि लंबे समय तक एनवायरनमेंट में बने रहते हैं, बहुत लंबी दूरी तक ट्रेवल करते हैं और फैटी टिश्यूज के अंदर जमा हो जाते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं। इस तरह के केमिकल्स को 3 एनेक्चर में बांट रखा है, एनेक्चर ए, बी और सी। सो ये जो स्टॉकहोम कन्वेंशन है वो इस तरह के केमिकल्स के प्रोडक्शन, डिस्पोजल और एक्सपोर्ट इंपोर्ट
इनकी बात ये स्टॉकहोम कन्वेंशन बात करता है। एम यही है कि धीरे धीरे इनके कंप्लीट एलिमिनेशन फ्रॉम प्रोडक्शन, यूज एंड एक्सपोर्ट। एम यही है कि कंप्लीटली इनका प्रोडक्शन बंद हो जाए फेज्ड तरीके से, और इनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी बंद हो जाए। सो दिस इज व्हाट बीआरएस कन्वेंशन टॉक्स अबाउट। तीनों कन्वेंशन की अपने अपने फीचर्स हैं, बात तीनों ही एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की कर रहे हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट, पर्टिकुलर एरिया की बात हो रही है, एनवायरनमेंट पॉल्यूशन के मेथड्स जो हैं उनके बारे में। सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास विल कंटिन्यू। थैंक यू वेरी मच।